अब आप एक टर्म देखें, पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर, तो मान लीजिए ये एसी सर्किट है जिसमें एल और आर लगे हुए हैं। तो V = V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसको आप V = V नॉट साइन ओमेगा टी इसमें फ्लो करा रहे हैं। तो अब इसमें अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो V और I दोनों एक डायरेक्शन में होते, मगर अब इसमें ये इंडक्टर भी लगा हुआ है। तो जब इसमें इंडक्टर लगा हुआ है तो आप देखें एक्सेल, और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R है, इसके सिरों के बीच पोटेंशियल मान लीजिए है VL और इसके सिरे के बीच पोटेंशियल VR है। तो आप यहाँ अगर VR लें और करंट रेजिस्टेंस ही के डायरेक्शन में होता है, इसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। और ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 आगे रहता है। तो ये VL हो गया, ये VL I से π/2 आगे है। अब इसका आप देखें, इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ये V आएगा, V = V नॉट साइन ओमेगा टी। और ये मान लीजिए एंगल ये I से 5 डिग्री पर। तो आप ये देखें कि इस केस में जो वोल्टेज V है वो करंट से 5 डिग्री आगे जा रहा है। ठीक, LR के केस में। तो आपको यहाँ पर जो है पावर निकालना है, पावर। तो अब इसमें देखिए, अगर ये कैपेसिटर, अगर मान लीजिए इसके अंदर कैपेसिटर भी जो लगा हुआ है, ठीक, ये XL और ये XC, ये C है, सॉरी ये C, ये R और ये L है। और इस पर आपने AC दिया है V = V नॉट साइन ओमेगा। इस केस में देखें आप, इसकी वैल्यू अगर ये XL है और ये इसका रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस R है, तो अगर L की वैल्यू अगर C से बड़ी, L अगर बड़ा है C से, तो जो रिजल्टेंट है वो π/5 डिग्री आगे जाएगा। ठीक, और अगर XL की ये C बड़ा है, अगर ये C बड़ा है तो क्या होगा? अगर ये C बड़ा है तो आप यहाँ देखें, इसके बीच पोटेंशियल मान लीजिए V L डेवलप हुआ, इसके बीच पोटेंशियल VC डेवलप हुआ, इसके बीच पोटेंशियल VR डेवलप हुआ। तो आप यहाँ दिखाएंगे ये VR और रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। अब यहाँ VL π/2 आगे जाएगा, π/2 आगे जाएगा। और VC, ये VL और ये VC करंट से π/2 पीछे जाएगा। ठीक, तो अब इस केस में आप देखें कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो VL, अगर VL बड़ा है VC से, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये इतना VL माइनस VC आएगा। तो अब VL माइनस VC ये और ये VR दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा V, वो देखिए ये आएगा, ये 5 डिग्री आगे आएगा।
ठीक। तो यहाँ v इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस केस में जब वी एल वी सी से बड़ा है तो वोल्टेज करंट से 5 डिग्री आगे जा रहा है। सेकेंड केस में आप देखें कि अगर सेकेंड केस में मान लीजिए इसको हमने दिखाया वी आर और इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, दोनों को एक डायरेक्शन में दिखाएंगे। अब ये वी एल मान लीजिए छोटा है और वी सी मान लीजिए बड़ा है, ठीक। तो अब आप इसमें से ये माइनस करेंगे, सॉरी बड़े में से छोटा, यहाँ जो वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये चीज़ जो आएगी वो वी सी माइनस वी एल आएगा। तो अब ये तो आ गया वी सी माइनस वी एल और ये वी आर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर आएगा। तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट से 5 डिग्री पीछे जा रहा है, 5 डिग्री पीछे। तो वोल्टेज करंट से 5 पीछे भी हो सकता है, वोल्टेज करंट से जो रिजल्टेंट वोल्टेज जो वी जो अप्लाई हो रहा है ये करंट से पीछे भी हो सकता है, करंट से आगे भी हो सकता है, किसी LCR सर्किट में या LC सर्किट में, हाँ किसी LCR सर्किट में, जैसे ये LCR सर्किट है, इसमें आपने देखा कि जो वोल्टेज है वो करंट से आगे है 5 डिग्री, और इस केस में आप ये देख रहे हैं कि 5 डिग्री वोल्टेज करंट से पीछे है। तो दोनों केस हो सकता है, ये चीज़ जो है जहन में रहे बात। इसके बाद हम आइए इस पर बात करते हैं। तो आप दोनों में से कोई ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आप या तो जो है 5 डिग्री पीछे ले लें वोल्टेज को, या वोल्टेज को 5 डिग्री आगे ले लें। ये डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करेगा एक्सेल इंडक्टर की और कैपेसिटर की वैल्यू पर करेगा। तो अब जैसे तो मान लीजिए यहाँ V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और करंट को हम मान लें कि 5 डिग्री करंट पीछे है, पीछे भी हो सकता है आगे भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई आप ले लें। तो 5 डिग्री पीछे करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा टी में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक। और पावर जो होता है, पावर, ठीक है, पावर ये वी आर एम एस वैल्यू है, ये आई आर एम एस वैल्यू है। तो पावर एट एनी इंस्टेंट P इक्वल टू V इंटू आई, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, और ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है VRMS IRMS। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा V की जगह लिखें V नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह लिखें आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो P इक्वल टू V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी पास ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब इसको आप देखें, हो गया ना ये V नॉट साइन ओमेगा टी और आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ओमेगा टी माइनस पाई, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और इसको आप डायरेक्ट कर दें, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी। इसी फार्मूले में आप इसको ब्रेक करें तो ए की जगह क्या है ओमेगा टी और बी की जगह फाई है, तो साइन ए की जगह ओमेगा टी, कॉस बी की जगह फाई, माइनस कॉस ए की जगह ओमेगा टी और साइन बी की जगह फाई। अब इसको आप अंदर डाल दीजिए, इसको साइन ओमेगा टी को, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये चीज आई। तो अब यहाँ आप देखें कि इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये आप देखें यहाँ पर हम ये जानते हैं साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 को अगर आप इधर ले लें तो साइन ए कॉस ए इक्वल टू इधर आएगा 1/2 हो जाएगा साइन 2ए। तो साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1/2 साइन 2ए। उसी तरह से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। देखें यहाँ ओमेगा टी की जगह ए, क्या आप देख रहे हैं यहाँ आप देखें साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ठीक। तो यहाँ ए की जगह ओमेगा टी है, ठीक। तो इस फार्मूले में आप देखें ए की जगह ओमेगा टी लिख दें, ये फार्मूला इस पर लगेगा साइन ए कॉस ए इक्वल टू हाफ हाफ, देखिए यहाँ हाफ हाफ साइन 2a साइन 2a, ए के साथ 2 लग जाएगा, यहाँ ओमेगा टी के साथ 2 लग जाएगा 2 ओमेगा टी। तो ये चीज आएगी यहाँ, ये ओमेगा टी साइन फाई, तो ठीक है। ये माइनस और साइन फाई इसके साथ रहेगा, तो ये P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 1/2 साइन ओमेगा टी साइन फाई। तो अब इसमें आप देखें कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है। फॉर फुल साइकिल के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 2 ओमेगा 2 की वैल्यू 0 होती है फुल साइकिल के लिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, उसमें ये चीज। तो इसके जगह पर आप लिखेंगे P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पूरे एक साइकिल के लिए इसकी वैल्यू 1/2 है कॉस फाई और इसकी वैल्यू 0 है। साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है फुल साइकिल के लिए और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 कैसे होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।
इतना आप याद रख लीजिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये चीज आएगी, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। और cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू और sin 2 ओमेगा टी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होती है। असल में या अगर आप देखिए, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ cos 2 थीटा इक्वल टू इतना आया, तो इसको इधर ले लीजिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 इधर ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो आप लिख लें साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। अब cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू और sin 2 ओमेगा टी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 होती है फुल साइकिल के लिए। फॉर फुल साइकिल के लिए sin 2 ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी, ये दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की भी वैल्यू 0 आ गई। साइन स्क्वायर ओमेगा नहीं, सॉरी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और इसकी वैल्यू 0 cos 2 ओमेगा टी की फुल साइकिल के लिए। तो फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, तो वो 1/2 हमने यहाँ लिखा फुल साइकिल के लिए। और cos 5 और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 cos 5। तो P इक्वल टू V0 अपॉन 2 को 2 इक्वल टू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं आप। √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 की वैल्यू 2, तो √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू cos 5। तो P इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन, देखिए V0 अपॉन √2, ये होता है IRMS, और I0 अपॉन √2 ये IRMS होता है, ये VRMS IRMS। तो यहाँ आप लिखेंगे VRMS और फिर यहाँ लिखेंगे IRMS cos 5। इसी cos 5 को हम कहते हैं पावर फैक्टर। cos 5 जो है ये पावर फैक्टर है ये। तो अब आप जो है देख रहे हैं कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट और वोल्टेज दोनों एक डायरेक्शन में होगा। तो फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए 5/0। क्यों 5/0? क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों के बीच एंगल 0। तो 5/0, तो P कितना हो जाएगा? P VRMS और IRMS इंटू cos 0। तो P VRMS IR, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये ध्यान दीजिए, दिया जाएगा P VRMS और IRMS cos 5 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 रखा गया है। जब cos 0 होता है
तो cos थीटा अगर 0 है तो वो cos की मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अब यहाँ cos मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और 1 कब होगा? जब थीटा 0 होगा। तो अगर थीटा 0 है मतलब ये फाई अगर 0 है, ये फाई, तो उस केस में cos फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा, पावर फैक्टर ये मैक्सिमम होगा, cos फाई इक्वल टू 1 होगा। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी बी आर एम। तो ये मैक्सिमम पावर है, ये मैक्सिमम पावर है, ठीक है। क्योंकि cos फाई अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, cos फाई अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो पावर जो है वो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? और अगर सर्किट अगर प्योर इंडक्टिव है, अगर प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव अगर है सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव में करंट ऐसे जाएगा और वोल्टेज इधर जाएगा ऐसे। तो फाई कितना बन गया? दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ cos 90 जब आप लिखेंगे, cos 90 ये 0 हो जाएगा, तो इस केस में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पावर P इक्वल टू 0, ठीक। तो ये मिनिमम पावर जो डिसिपेट होगा वो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर मिनिमम डिसिपेट होगा, और वो क्या होगा? पावर 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट तो फ्लो होगा, काम आपका होगा, मगर जो पावर होगा पर सेकंड, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो 0 होगी, ठीक। कंज्यूम होने वाली एनर्जी 0 होगी, पावर 0 होगा, मगर करंट फ्लो होगा। तो चूंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कोई भी कॉइल या कोई भी इंडक्टर वो प्योर इंडक्टिव नहीं है, प्योर उसके अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जो है अवश्य होगा, ठीक। तो कोई भी सर्किट प्योर इंडक्टिव नहीं होती है। इंडक्टेंस में तार लगा रहता है, घुमा रहता है ऐसे ऐसे, ठीक। तो उस तार का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, इसलिए कोई सर्किट प्योर इंडक्टिव नहीं होती है। तो ये केस प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए है कि करंट तो फ्लो होगा मगर पावर डिसिपेटेड 0 होगा। ये एक आइडियल कंडीशन है। और चूंकि कोई भी कॉइल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर, कोई भी इंडक्टर ऐसा नहीं होगा, या कोई भी सर्किट ऐसी नहीं होगी जो प्योर इंडक्टिव हो। इंडक्टर के अंदर कुछ न कुछ रेजिस्टेंस अवश्य होगा। तो इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच ये जो फाई की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, 90 डिग्री नहीं होगा, cos फाई की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी। अगर ये 90 डिग्री होगा तब पावर 0 होगा। यहाँ देखें कि यहाँ का रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टिव कैपेसिटेंस XL है। तो ये जो फाई की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगी, 90 डिग्री से कम होगी, ठीक। P इक्वल टू VRMS cos फाई। ये जो cos फाई है वो पावर फैक्टर है, इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट
प्योर रेजिस्टिव सर्किट phi इक्वल टू 0 और cos 0 इक्वल टू 1, तो पावर P इक्वल टू हो जाएगा VRMS IRMS, ये मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम पावर होगा। और सेकंड केस में देखिए, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज करंट से π/2 आगे जाता है, इन दोनों के बीच एंगल जो फाई है ये फाई π/2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2, और cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो P इक्वल टू 0। और तीसरा फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में भी फाई जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे जाता है, तो दोनों के बीच एंगल वोल्टेज और करंट के बीच एंगल π/2, तो cos π/2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 90, ये 0। तो इस केस में P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो P इक्वल टू 0। तो इन दोनों केस में पावर जो है मिनिमम डिसिपेट होगा, और इस केस में पावर मैक्सिमम डिसिपेट होगा। तो चूँकि कोई भी इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। अगर कोयल है प्योर इंडक्टिव नहीं हो सकता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, तार से बना हुआ है, रेजिस्टेंस होगा। कोई भी कैपेसिटर है तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस R होगा, ठीक। तो कोई भी कैपेसिटिव सर्किट या कोई भी इंडक्टिव सर्किट प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव कभी नहीं होती है, उसमें रेजिस्टेंस होगा। तो जब रेजिस्टेंस उसके अंदर होगा और प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव नहीं होगी, तो पावर डिसिपेशन 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ पावर डिसिपेट होगा। तो ये कंडीशन रहा।